हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी। हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी। अपना नया सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी। हम वनडे एग्जाम के जितने भी जियोग्राफी से क्वेश्चन बनने वाले हैं सबको देखेंगे, और जियोग्राफी एकदम बेसिक से लेकर बड़े अच्छे लेवल तक के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं जियोग्राफी से, चैप्टर वाइज पूरा देखेंगे। पूरा चैप्टर वाइज एक तरफ से कंप्लीट करते हुए चलेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी हम देखेंगे पृथ्वी से, पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है। जियोड, जियोड है। पृथ्वी की जो आकृति है वो गोल नहीं, वो जियोड है। पृथ्वी कहीं पर आप खुद देख सकते हैं कि आप पृथ्वी की जो है ऊपरी सतह पर रहते हैं। पृथ्वी के आप ऊपरी सतह पर रहते हैं। अब आप पृथ्वी की जब ऊपरी सतह पर रहते हैं तो कोई भी एक जगह आप अपने क्षेत्र में ही देखेंगे कि एक कोई जगह से लेवल की जगह नहीं है। कहीं पर बहुत खड्डा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं नदियां हैं। तो वैसे ही पृथ्वी के कहीं कुछ हिस्सों में समंदर है। अगर आप समंदर का पानी हटाकर देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें कितनी गहराई है, और कहीं पर हिमालय जैसे पर्वत है। तो पृथ्वी का जो एक अपना आकार है वो जियोड है। वो जियोड है, ना कि किसी फल के आकार की है और ना ही वो गोल है। हाँ, अनुमानिक लगाया जाता है इसका, अनुमान लगाकर इसको एक शेप दे दिया जाता है कि हाँ पृथ्वी जो है गोल है। वो एक जियोड आकार की है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी हुई और साइड साइड उभरी हुई है। जियोड, जियोड से ही जियोग्राफी शब्द का निर्माण हुआ, जियोड से ही। अब हम देखेंगे कि हमको जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष विज्ञान। सेकंड नंबर पर जियोलॉजी, जियोलॉजी। उसके बाद टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। फिर वर्ल्ड, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। उसके बाद इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी हमको ये पढ़ना है। एस्ट्रोनॉमी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का जो अध्ययन, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना। अंतरिक्ष में जो भी आप सर उठाकर देखें आसमान की तरफ, जो भी दिखता है आपको, वो सब एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है, अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आता है। एस्ट्रोनॉमी को जो है रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है। रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है। रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी को। एस्ट्रोनॉमी को देखेंगे अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन। अंतरिक्ष में जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आएंगी। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में, आप जैसे रात में आप घर से बाहर निकले और आसमान की तरफ देखेंगे जब, तो आपको सबसे ज्यादा दिखने वाली चीज क्या होगी? तारे। सबसे ज्यादा दिखते हैं तारे, सबसे ज्यादा तारे दिखते हैं।
तारों को कोई गिन नहीं सकता। तारे इतनी ज्यादा हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। तो तारों को लगभग 100 अरब, 100 अरब गुणे 100 अरब, ये तारों की संख्या है। 100 अरब गुणे 100 अरब। अब जो तारे हैं वो किससे बने हैं, हम ये देखें तारों का निर्माण कैसे होता है। हम देखेंगे तारों का निर्माण कैसे होता है। स्टार, तारों का निर्माण कैसे होता है। अब तारों की खास बात क्या है, तारों की खास बात क्या है। तारों के पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है। जो तारे होते हैं उनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है। अब पृथ्वी के पास ना ही अपनी हीट है और ना ही अपनी लाइट है, तो वो ग्रह है। ना चांद के पास कोई अपनी लाइट है ना अपनी हीट है, तो वो उपग्रह है। जिसके पास अपनी लाइट और अपनी हीट होती है वो तारा कहलाता है। जिसके पास अपनी हीट, ऊष्मा और अपनी लाइट, प्रकाश, जिसके पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है वो स्टार कहलाते हैं। अब देखेंगे स्टार का निर्माण कैसे होता है। तारे बनने से पहले ये एक गैसों का बादल होते हैं। तारे बनने से पहले ये एक गैसों के बादल होते हैं। इस बादल में ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा लगता है इस बादल में कि ये सघन होने लगते हैं, ये बादल एकत्रित होने लगते हैं। और फिर जब ये बादल एकत्रित होने लगते हैं तो ये बन जाते हैं तारे, ये बन जाते हैं तारे। अब आप देखेंगे जो ये बादल है, सबसे पहले जो तारे बनने का फेज है वो होता है निहारिका। निहारिका, निहारिका, नेबुला, इंग्लिश में कहेंगे नेबुला, इंग्लिश में नेबुला। नेबुला में इतना ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इतना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि ये सघन होने लगते हैं। और फिर निर्माण होता है तारे का, फिर निर्माण होता है तारे का। तारे में जो है तारे बनते हैं जब, तो उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, संलयन हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम निहारिका में थे पर उनका संलयन नहीं हुआ था, उनका मिलाप नहीं हुआ था। परंतु तारों में हाइड्रोजन का हीलियम से संलयन हो जाता है, जिससे तारे का निर्माण होता है। तारे के पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, अपनी हीट और अपनी लाइट होती है। तारे के जो पृष्ठ तनाव, जो पृष्ठ ताप है, उसका तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये मिनिमम टेम्परेचर है इसका, तारे का मिनिमम टेम्परेचर है जो वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब तारे का जो है कलर निर्भर करता है। तारे जो दिखते हैं हमें, कोई रेड तारा दिखता है, कोई सफेद दिखता है, तो हम देखेंगे तारे का जो रंग है वो किस पर निर्भर, तारे का जो रंग है उसके पृष्ठ ताप पर, पृष्ठ ताप पर, तारे का जो रंग है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, तो ये तारे का जो रंग होगा ये लाल होगा, ये तारे का रंग लाल होगा। अगर टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, 6000 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक, मान लीजिए 20000 30000 डिग्री सेल्सियस है, तो तापमान जब अधिक होगा, तापमान अधिक, तापमान जब अधिक होगा तो इसका रंग हो जाएगा सफेद, इसका रंग हो जाएगा सफेद। और जब तापमान बहुत अधिक, तापमान बहुत अधिक हो जाएगा
तब इसका रंग हो जाएगा नीला। इसका रंग हो जाएगा नीला। करीब 80,000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस हो जाए, उसका पृष्ठ का तापमान जब हो जाएगा तो वो हो जाएगा नीला दिखेगा। अब हम तारे के बारे में देखेंगे। तारों का जो, जब तारों की जो आयु है वो समाप्त होने वाली होती है तो ये बड़े हो जाते हैं। जब इनके अंदर का ईंधन, तारे के अंदर का जो ईंधन है वो खत्म होने लगता है तो ये बड़े आकार के तारे हो जाते हैं। तारा बड़े आकार का हो जाता है। जब इसके अंदर का ईंधन खत्म होने लगता है तो ये तारे बड़े आकार के हो जाते हैं। इसको कहते हैं लाल दानव तारा। लाल दानव तारा, रेड जायंट तारा, रेड जायंट स्टार कहते हैं। जब इसका ईंधन, जब इसकी अवस्था खत्म होने वाली होती है तो इसको लाल दानव या रेड जायंट तारा कहा जाता है। अब जब ये छोटे होते हैं, ये जो छोटे होते हैं वो बनते हैं श्वेतवामन। श्वेतवामन, श्वेतवामन। जब ये छोटे होते हैं तो बनते हैं श्वेतवामन। श्वेतवामन स्टार बनते हैं। श्वेतवामन के बाद ये बनते हैं काला वामन। जब इनका ईंधन एकदम खत्म हो जाता है, जब ईंधन एकदम खत्म हो जाता है तो ये बनते हैं काला वामन। ये बनते हैं काला वामन। ये बनते हैं जब इनका ईंधन एकदम खत्म हो जाता तो ये बनते हैं काला वामन तारा। अब जब जो तारे बड़े होते हैं, जो तारे बड़े होते हैं, अब हम आगे देखेंगे कितना बड़ा और कितना छोटा। जब ये तारे बड़े होते हैं तो ये बनते हैं अभिनव तारे। ये तारा जो बड़ा होता है तो वो बनता है अभिनव तारा। अभिनव तारा। इसी को कहते हैं विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा या इसी को सुपरनोवा, इसी को सुपरनोवा तारा कहा जाता है। ये एक विस्फोटक तारा है। रेड जायंट, जब बड़ा रेड जायंट होता है, हम आगे देखेंगे किससे बड़ा, जब ये बड़ा रेड जायंट होता और ये जब बड़ा होता तो ये बनता है अभिनव तारा या विस्फोटक तारा या सुपरनोवा। अब इसका विस्फोट हो जाएगा। जब इसका विस्फोट हो जाता है इस अवस्था में तो ये बनते हैं, कुछ बनते हैं न्यूट्रल तारा, न्यूट्रॉन तारा, कुछ बन जाते हैं पल्सर, कुछ क्वेसर, कुछ बन जाते हैं पल्सर, कुछ क्वेसर, कुछ पल्सर, कुछ क्वेसर, कुछ हिस्सा इनका पल्सर बन जाता है। ये न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, ये न्यूट्रॉन तारा और ये पल्सर, ये पल्सर तारा। और ये तारा है जो ये क्वेसर, क्वेसर, क्वेसर। अब हम इनके आगे का देखते हैं। हमको इसको हटाना पड़ेगा। जब पल्सर अभिनव तारा जो है वो विस्फोट जब करता है तो बनते हैं न्यूट्रॉन तारा। जब विस्फोट करता है तो बनते हैं न्यूट्रॉन तारा, पल्सर और क्वेसर, क्वेसर तारा। ये न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर, क्वेसर। अब पल्सर में जो होती है वो प्रकाश उत्पन्न होता है। पल्सर का जो घूर्णन क्षमता है, पल्सर बहुत अधिक तेज घूमता है। पल्सर जो है वो बहुत अधिक तेज घूमता है तो इसमें कुछ लाइट प्रयुक्त होती, कुछ लाइट निकलती है। इसको, ये घूर्णन इसकी बहुत अधिक होती है। और क्वेसर की जो होती है चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। क्वेसर की
चुंबकीय क्षमता, क्वेसर में चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। न्यूट्रॉन तारा जो वो होता है, विस्फोट के बाद जो हिस्सा अभिनव तारा का बड़ा हिस्सा होता है उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। बड़ा जो हिस्सा बड़ा होता है न्यूट्रॉन तारा। अब अभिनव तारा जब विस्फोट करता है तो उसके बाद किसी किसी स्थिति में कभी कभी न्यूट्रॉन तारा जो है वो बन जाता है ब्लैक होल, वो बन जाता है ब्लैक होल, वो बन जाता है ब्लैक होल कभी कभी स्थिति में। अब आपके मन में सवाल होता है ब्लैक होल बनता कैसे है? तो ब्लैक होल जब ये विस्फोट करता है तो ये सब हीट होती है, इनमें इनमें ऊष्मा बहुत अधिक होती है। अब जब ये ऊष्मा धीरे धीरे ठंडी होती है तो ये सिकुड़ने लगते हैं, इनमें सघनता आने लगती है, ये सिकुड़ने लगते हैं। जब ये सिकुड़ने लगते हैं तो न्यूट्रॉन तारा इतना सिकुड़ता है, इतना सिकुड़ता है कि वो एक सघन माध्यम में आ जाता है, इतना घना एकदम माध्यम, इतना सघन हो जाता है कि इसमें लाइट तक कोई प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, इतना सघन होता है, एकदम छोटा सा हो जाता है। जैसे आपने कोई बड़ी सी चादर ली, कोई बहुत बड़ी चादर ली स्टील की या लोहे की, उसको पीट 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 कर एकदम छोटा बना दिया और उसको पीट कर एक गोली बना दी। जितनी वेट की वो चादर थी उतनी ही वेट की वो गोली होगी, परंतु उसके आकार में वो डिफरेंट, वो भिन्नता आ गई। उसका आकार पहले बड़ा था, अब आकार छोटा है, पर द्रव्यमान में कोई भिन्नता नहीं। वैसे ही पल्सर है, ये बड़ा तारा था पर ये इतना सघन हो जाता है, इतना ठंडा होकर सिकुड़ जाता है, इतना सघन हो जाता है कि इसमें ये ब्लैक होल बन जाता है। अब ब्लैक होल की जो डेंसिटी है, ये दुनिया की, ये ब्रह्मांड की जो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? वो ब्लैक होल की होती है। पूरे विश्व ब्रह्मांड की जो डेंसिटी सबसे ज्यादा ब्लैक होल की होती है। अब ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार, ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार जो है वो 10 हाथी के बराबर, 10 हाथी के वजन के बराबर आप मान सकते हैं। ब्लैक होल की जो एक चम्मच की मिट्टी होगी, अगर आप एक चम्मच उसकी मिट्टी उठाएंगे तो 10,000 हाथियों के बराबर होगी। वो मिट्टी का वेट, वो मिट्टी का वजन जो है वो 10,000 हाथियों के बराबर होगा। अगर इसकी एक बॉल बना ली जाए, अगर इसकी एक बॉल बना ली जाए या एक लड्डू बना लिया जाए तो आप सोच नहीं सकते कितना वजन होगा। बहुत वजन, बहुत वेटेड, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और पल्सर जो है वो लाइट उसमें निकलती, क्योंकि ये बहुत तेज, इसकी घूर्णन क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है। और क्वेसर में मैग्नेट फोर्स, चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। घूर्णन इसमें भी होता है, घूर्णन क्वेसर में भी होता है, पर इसकी चुंबकीय क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। अब हम देखेंगे आगे कि कितना छोटा और कितना बड़ा रेड जाइंट, कितना छोटा हो कि वो श्वेत वामन बने और कितना बड़ा हो कि वो अभिनव तारा बने। अगर रेड जाइंट है, एक रेड जाइंट है, वो कितना छोटा बने, रेड जाइंट कितना छोटा बने, रेड जाइंट कितना छोटा कि श्वेत वामन, और कितना बड़ा कि अभिनव तारा, कि अभिनव तारा बने। यह निर्भर है रेड जाइंट के ऊपर, ये जो तारे पर निर्भर है कि तारा कितना बड़ा और कितना छोटा हो कि वो श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन और सुपरनोवा, सुपरनोवा विस्फोटक तारा या अभिनव तारा, अभिनव तारा। तो इसके निर्भर। अब भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर जी ने एक सीमा निर्धारित की, एस चंद्रशेखर जी ने एक सीमा निर्धारित की कि सूर्य से, सूर्य की जो, सूर्य के जो डेंसिटी, सूर्य का जो घनत्व है उससे अगर सूर्य के डेंसिटी, सूर्य के घनत्व से
1.44 गुना, 1.44 गुना अगर अधिक है, 1.44 गुना से 1.44 गुना से अगर अधिक है तो वो बनेगा अभिनव तारा। सूर्य के डेंसिटी, सूर्य के घनत्व से अगर वो 1.44 गुना अधिक है, 44 गुना से अधिक है तो वो बनेगा अभिनव तारा। वो फिर इस रास्ते आएगा, अभिनव तारा बनेगा, फिर विस्फोट होगा, फिर वो पल्सर बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, ब्लैक होल होगा, क्वेसर होगा, ये सब उसकी इधर की अभिनव तारा की तरफ। अगर सूर्य के 1.44 गुना से अगर छोटा हुआ, अगर सूर्य के डेंसिटी से 1.44 गुना से अगर छोटा हुआ तो वो बनेगा श्वेत वामन। फिर वो इधर आएगा, वो बनेगा श्वेत वामन, जीवाश्म तारा बनेगा, उसके बाद काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, जिससे ब्लैक ड्वार्फ में किसी भी प्रकार की लाइट, किसी भी प्रकार का ऊष्मा नहीं होता। आप अंतरिक्ष में देखेंगे, अंतरिक्ष में आप कहेंगे अंतरिक्ष में है क्या, अंतरिक्ष में देखेंगे आप तारों है, तारों के सिवा कहेंगे धूल कण, ये सब है, धूल कण अधिक है। तो धूल कण आते कहां से हैं, धूल कण आते कहां से हैं? तो धूल कण यही तो है। अगर इनका विस्फोट हुआ, इनका विस्फोट हुआ तो वो वही रहेंगे, क्योंकि वहां उनका एक अलग ग्रेविटेशन फोर्स है, वो वहीं पर रहेंगे, उसी अंतरिक्ष, उसी ब्रह्मांड में रहेंगे। तो ये सब तारों की प्रक्रिया से ही होता है। वहां पर जो धूल कण तारे हैं वो सब उन्हीं से निर्माण होता है। गैसों के बादल होते हैं, फिर इसके बाद जो निहारिका होती है उसमें ग्रेविटेशन फोर्स अधिक लगता है। जब ग्रेविटेशन फोर्स अधिक लगता है तो वो सघन होते हैं और उनमें हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाता है। अब हाइड्रोजन हीलियम का जो संलयन है, हाइड्रोजन का हीलियम में जो संलयन है, इस क्रिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन के जो हीलियम में संलयन है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है। ये प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, जो तारे होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। तारे एकदम, आप लोहे को गला लीजिए, जैसे आपने लोहा गलाया तो उसको गलाकर जब पानी टाइप बनाएगा तो ऐसे हिलेगा। जैसे आपने लेई देखी होगी, लेई आप उठाइए, लेई को देखिए, वो फेविकोल है, जैसे फेविकोल, ऐसी अवस्था होती है उनकी, ऐसी अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है ये। अब हाइड्रोजन को हीलियम में कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, पर जैसे आप परमाणु बम बनाए, परमाणु बम को आप कंट्रोल से छोड़ सकते हैं और कंट्रोल में रख सकते हैं परमाणु बम को। किंतु अगर आप हाइड्रोजन बम को सोचे बनाकर उसको छोड़ दे फिर कंट्रोल करें तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते आप। हाइड्रोजन बम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ा जा सकता है कंट्रोल से, पर कंट्रोल किया नहीं जा सकता। इसी को चाइना ने, इसी को चीन ने, इसके संलयन की जो क्रिया है उसको चीन ने 155 सेकंड के लिए, 155 सेकंड के लिए, 155 सेकंड के लिए कंट्रोल किया। चीन ने अपना एक सूरज बनाया। आप देखेंगे कुछ साल पहले की बात है, चीन ने जो क्रिया, जो प्रक्रिया हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, जो वो प्रक्रिया चीन ने 155 सेकंड के लिए कंट्रोल किया और अपना एक सूरज बनाया। उन्होंने अपना एक सूरज बनाया। भाभा रिसर्च सेंटर जो है इंडिया में, भाभा रिसर्च सेंटर, वो भी काम इसी में कर रही है कि वो अपना एक सूरज बनाए। पर ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, ये चलने ही वाला नहीं। जो प्राकृतिक चीजें हैं वो प्राकृतिक चीजें ही हैं। आप आर्टिफिशियल चीजें बनाकर बहुत समय तक चला नहीं सकते, ऐसा नामुमकिन है। अब हम देखेंगे आगे की जियोग्राफी क्लास अगले वीडियो में।